जब भी हम आपको बुलाते हैं आप कवरेज करने के लिए आ जाते हैं। कुछ अहम इश्यूज होते हैं, कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं, तो आपके ज़रिए हमें आवाम को बताना होता है, सिंध की आवाम को बताना होता है, कराची की आवाम को बताना होता है। एक अहम मौजू पिछले 3 महीने से चल रहा है तकरीबन, वो है बल्दियाती कानून। हम बार बार बता रहे हैं कि हम इस काले कानून के क्यों खिलाफ हैं और हम क्यों चाहते हैं कि इस कानून को मुकम्मल तौर पे रिपेल करके, रिवोक करके एक नया बल्दियाती कानून बाअख्तियार का निज़ाम पूरे सूबा सिंध में लाया जाए। मेरे साथ हमारे सीनियर एमपी है अरसलान ताज हुसैन बैठे हुए हैं, वो भी आज आपसे एक अहम इश्यू पे बात करेंगे। उससे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 15 साल में इस बल्दियाती निज़ाम, गैर फाल निज़ाम की वजह से पूरे सिंध में बिलखुसूस कराची के साथ क्या सलूक हुआ। सिंध हुकूमत जो आईनी हुकूक हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो रिसोर्स एलोकेशंस हैं शहरों की, डिस्ट्रिक्ट्स की, टाउन्स की, यूसीज की, वो आईनी हुकूक नहीं दे रही। कराची जो पूरे मुल्क का 10% आबादी का हिस्सा, जो तकरीबन 56% एक्सपोर्ट की अर्निंग्स का शेयर कराची से आता है, तकरीबन 50% जो फेडरल रेवेन्यूज का हिस्सा वो कराची आपको इकट्ठा करके देता है, और जो सिंध का जितना भी रेवेन्यू है उसका तकरीबन 95% कराची से कलेक्ट होता है। और इस कराची शहर को तबाही की तरफ पहुंचा दिया गया है। मैं आपको बता रहा था कि जो रिसोर्सेज हैं, जितना कराची को मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। कराची वो शहर है जो सर्विसेज ऑन सेल्स टैक्स जितना पंजाब इकट्ठा करता है, वो सिर्फ कराची शहर सर्विसेज ऑन सेल्स टैक्स इकट्ठा करता है। कराची एक इकोनॉमिक हब है, इकोनॉमिक कैपिटल है पूरे पाकिस्तान का, लेकिन फिर भी आप देखें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, ये जो फैसिलिटीज कराची में नहीं है, तो कराची शहर को रिवैम्प करने के लिए $10 बिलियन की जरूरत है। मैं आज आप दोस्तों को एक चीज बताऊं कि जब 2007-8 में जब ये 18वीं तरमीम नहीं आई थी, तो पूरे सूबा सिंध का बजट 2007-8 में 175 अरब रुपए था, और आज सूबा सिंध का जो बजट है 2021-22 में एनएफसी के ट्रांसफर होने के बाद, 18वीं तरमीम होने के बाद, वो है 1452 अरब रुपए। 178 अरब रुपए से आज 1452 अरब रुपए सूबे का बजट है। 815% इंक्रीज हुआ है सूबे का बजट। और ये वो वफाकी के ट्रांसफर्स हैं जो एनएफसी के तहत सूबे को मिलते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आवाम को बताना चाहता हूं कि जो डायरेक्ट ट्रांसफर्स के जरिए वफाक से सूबे को तो पैसे मिल जाते हैं, लेकिन जो सूबे सिंध ने वो आगे मुंतकिल नहीं किए। 2007-8 में कराची को सूबा सिंध के बजट से 38 अरब रुपए मिलते थे, जो तकरीबन बजट का 20% था। आज 1452 अरब होने के बावजूद कराची का शेयर 37 अरब रुपए है। सिर्फ 3% सिंध का बजट कराची में आवाम पे लगता है। आबादी 33%, और जो रिसोर्स की जो एलोकेशन, जो वसाइल की मुंतकिली, वो सिर्फ 3%।
इसकी वजह यह है कि आपका प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन डिसफंक्शनल है आपका पिछले 13 साल से। जो आइन का आर्टिकल 140A कहता है कि फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली आपका एम्पावरमेंट लोकल बॉडी सिस्टम होना चाहिए, वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से कराची का जो एक हक मोहतात, एक अंदाजे के मुताबिक कराची को साल का 250 से 300 अरब रुपए मिलना चाहिए, जो कराची की जरूरत भी है। जो अगर पीएफसी के फॉर्मूले पे अमल किया जाए तो कराची का सालाना बजट 250 से 300 अरब रुपए बनता है, लेकिन उसके बरक्स कराची को सिर्फ 38 अरब रुपए दिया जा रहा है। ये वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो काला कानून है, ये वो नंबर्स हैं जो एनालिस्ट के दिए हुए हैं, जो इंडिपेंडेंट रिसर्च की तरफ से दिए गए हैं, जो पीएफसी का अगर फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो कराची का उसको हक मिलेगा। ये सिर्फ कराची की बात नहीं है। इसी तरीके से अगर हम बदीन की बात करें, उमरकोट की बात करें, बदीन को 20 अरब मिलने चाहिए, उसको तकरीबन 1.5 अरब मिलते हैं। उमरकोट को 15 अरब मिलने चाहिए, उसको सिर्फ 1 अरब रुपए मिलता है सालाना। बाकी पैसे जाते कहाँ हैं? तो ये 18वीं तरमीम एनएफसी के बाद ये जो सूबे को पैसे मिलते हैं, ये करंट एक्सपेंडिचर में लग जाते हैं, लेकिन आवाम की भलाई पे नहीं लगते। और यही मौकफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का है कि आर्टिकल 140A के थ्रू आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन करें, ताकि आपके जो शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको उनका हक मिले। जितने म्युनिसिपल फंक्शंस हैं, केडीए, एलडीए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कराची वाटर सीवरेज बोर्ड, सैनिटेशन, म्युनिसिपल टैक्सेशन, मास्टर प्लान, मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स, ये सब के सब आपके बल्दियाती निज़ाम के तहत आपके ये डिवॉल्व होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के लेवल तक डिवॉल्व होने चाहिए, ताकि परफॉर्मेंस डिलीवरी हो और आवाम के मसाइल हल हो। यही वजह है कि आपकी जो सिंध हुकूमत है वो एक डिक्टेटर का सोच लेके बाअख्तियार बल्दियाती निज़ाम नहीं लाना चाहती। यही वजह है कि हम इसको काला कानून कहते हैं, और सूबा सिंध के खिलाफ ये कानून है। ये कब्जा करना चाहती है। सूबा सिंध की हुकूमत लोकल बॉडी सिस्टम को एक अपने डिपार्टमेंट की तरह चलाना चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर फोरम पे इस बिल के खिलाफ जाएगी। अगले 2 से 3 दिन में हम एक पेटिशन भी जमा करा रहे हैं हाई कोर्ट में, और हम हाई कोर्ट से ये अपील भी करेंगे कि रोजाना की बुनियाद पे इस पेटिशन को सुना जाए। साथ साथ हम जॉइंट अपोजिशन के साथ असेंबली में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबली के बाहर सड़कों पे भी एहतजाज करेगी। अली जैदी साहब जो हमारे सिंध के सदर हैं, उन्होंने हुकूक मार्च घोटकी से कराची का मार्च का भी ऐलान किया है, ताकि हम आवाम को बताएं कि ये जो सिंध में तरक्की नहीं हो रही, इसके पीछे जरदारी माफिया का हाथ है, और ये पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। वक्तन वक्तन हम आवाम को बताते जाएंगे और एक्सपोज करते जाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 15 साल की परफॉर्मेंस, और आवाम को बताते जाएंगे कि अब आपको सड़कों पे निकलना है इस कानून के खिलाफ, ताकि हम इस करप्ट माफिया जरदारी निज़ाम के खिलाफ हम सब मिल के एक सिंध में बेहतर कानून लेते जाएं। जो टाउन्स की डिमार्केशन हुई है और बल्दियाती कानून के अहम इश्यूज पे अरसलान ताज ने इस पे अपना होमवर्क किया है, वो अब अपने बताएंगे आपको कि किस तरह इस काला कानून की आड़ में एक बार फिर ना इंसाफी और पीपल्स पार्टी अपने मतलब की चीजें जो उनको सूट करती हैं वो ला रही हैं।